आज का जो विषय है ये सेल्फ रिलायंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उसमें क्या रोल रह सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा विषय है कि सेल्फ रिलायंस की जो बात आज भारत के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। इस सेल्फ रिलायंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल रह सकता है। सबसे पहले मैं आप सबके समक्ष इस विषय के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन जो मुझे जब जब से इस विषय के प्रति चर्चाएं शुरू हुई हैं, इस विषय के प्रति हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 मूल स्तंभों के बारे में बात किया। उन्होंने कहा कि 5 पिलर्स हैं जो सेल्फ रिलायंस को ड्राइव करेंगे, और जिसमें मुख्य रूप से इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड, ये 5 मुख्य रूप से जो ड्राइवर्स हैं, जो पिलर्स हैं हमारे सेल्फ रिलायंस के। परंतु इन 5 पिलर्स को समझने के लिए हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आखिर सेल्फ रिलायंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सेल्फ रिलायंस का मेट्रिक क्या है, मेजर क्या है। आखिर इस सेल्फ रिलायंस को हम समझें कैसे, ये सेल्फ रिलायंस होती क्या चीज है। इसको अगर हम वास्तव में देखें कि परिवर्तन हुआ और हम सेल्फ रिलायंट बने, तो ऐसे परिवर्तन के मैट्रिक्स क्या होंगे। तो जब मैं इसका अध्ययन करने लगा और मैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी जुटाने लगा, तो मुझे 2 चीजें सामने स्पष्ट रूप से दिखाई थी, जिसको हम कह सकते हैं कि सेल्फ रिलायंट के सेंट्रल टेनेट्स हैं। पहला जो मुझे समझ में आया वो है नेशंस कैपेसिटी, और ये कैपेसिटी इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग, इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, इन द फील्ड ऑफ मैनेजिंग द एंटायर डेवलपमेंटल जर्नी। और दूसरा इज नेशंस कमिटमेंट। तो इन दोनों की मैट्रिक्स को हमें क्लोजली देखने की आवश्यकता है, जिसमें जब हम सबसे पहले देखते हैं कि सरकार की क्या कमिटमेंट है, सरकार की जो उनकी गवर्नेंस है, इफेक्टिव गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स and effective governance, then designing implementing policies, जो policies transparent हैं, जो policies effective हैं, जो policies responsible policies हैं, और उसके साथ साथ नेशन के रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना, और ये मोबिलाइज करना नेशन के रिसोर्सेज को इफेक्टिवली टुवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसीज एंड द गवर्नेंस मैकेनिज्म दैट द गवर्नमेंट इज पुटिंग फॉरवर्ड। और इस पूरे प्रोसेस में कि जो भी सर्विसेज इस प्रोसेस में डिलीवर होंगी, जिस भी इंस्टीट्यूशन से डिलीवर होंगी, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, वो सर्विसेज जो हैं वो इफेक्टिव होने के साथ साथ इक्विटेबल भी हों, समाज के सभी अंगों के बीच में पहुंचे, चाहे वो जेंडर की इक्विटी हो, चाहे वो एथनिक इक्विटी हो, चाहे वो रिलीजियस इक्विटी हो, चाहे वो रीजनल इक्विटी हो। हर किसी के पास समान रूप से उन सर्विसेज का पहुंचना, उन क्वालिटी सर्विसेज का पहुंचना, और इसके साथ साथ इंक्लूसिविटी, यानी समाज में इंक्लूसिविटी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है कि क्या हमारा देश जो है, अगर हम अपने देश के मैट्रिक को देखना चाहें कि सेल्फ रिलायंट देश हुआ है क्या कि नहीं, कि हमारी एडेप्टेबिलिटी टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, जो समय के साथ साथ बदलाव हो रहा है, क्या उस बदलाव के साथ साथ हमारा देश भी अडेप्ट करने में सक्षम हुआ है कि नहीं। ये बड़े इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं जिस समय हम किसी देश की सेल्फ रिलायंस को मेजर करना चाहें कि वो देश की सेल्फ रिलायंस मीट हुई है। और इसमें जब मैंने कमिटमेंट की बात कही, इसमें हर एक अंग की कमिटमेंट बहुत जरूरी है, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेटिक अंग है, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल अंग है, चाहे वो हमारा यूथ एज एन अंग है, चाहे वो हमारी सोसाइटी एज एन इंस्टीट्यूशन अंग है। हर एक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इस पूरे प्रोसेस में है कि वो हमारे देश को सेल्फ रिलायंट बनने में सार्थकता प्रदान करे। जब
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई। इसके साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या भारत के लिए सेल्फ रिलायंट होना क्या ये नई बात है? मैं इसके बारे में भी जब थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, सेल्फ रिलायंस भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। भारत सदियों पहले एक सेल्फ रिलायंट देश ही था। हमारे को जब कहते थे कि हम सोने की चिड़िया हैं, तो उसका अर्थ ये था कि हम हर व्यवस्था में एक सोने की चिड़िया थे, चाहे वो शैक्षिक सभ्यता के पर्सपेक्टिव से देखें, सामाजिक स्तर पे देखें, राजनीतिक स्तर पर देखें और इकोनॉमिक स्तर पे देखें। भारत की जो व्यवस्था थी वो इतनी सुदृढ़ थी कि दुनिया भर से लोग भारत की ओर आकर्षित होके आते थे, क्योंकि वो जो हमारी सेल्फ रिलायंस थी, वो हमारी सेल्फ रिलायंस हमारे एक जीने की कला पे आधारित थी। और वो कला जिसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल, ये चारों इंस्टीट्यूशंस का ऐसा इंटीग्रेशन था कि एक बहुत ही अनूठे प्रकार के देश की कल्पना आप कर सकते हैं कि कैसा देश रहा होगा। और उस देश में जो समाज की अपनी एक दिनचर्या थी, वो ऐसी दिनचर्या थी, ऐसी व्यवस्था थी जिस व्यवस्था के आधार पर जो हमारे मॉरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, इकोनॉमिक वैल्यूज थे, उन वैल्यूज के आधार पर समाज की कल्पना की गई थी। मैं आप लोगों के समक्ष एक बात बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक रिसर्च इकोनॉमिस्ट ने रिसर्च की, और उसने उस इकोनॉमिक रिसर्च में, उसका नाम, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था, उसका नाम था एंगस मैडिसन। इसने दुनिया भर की इकोनॉमीज को स्टडी किया, और उसने इकोनॉमीज को स्टडी करने के पश्चात, और ये स्टडीज उनकी जो थी ये फर्स्ट सेंचुरी एडी से और शुरुआत होती है, 17वीं 18वीं शताब्दी तक उसने इन इकोनॉमिक मॉडल्स को स्टडी किया। आप हैरान होंगे ये जानकर कि जब उन्होंने भारत की इकोनॉमी के बारे में अपने रिपोर्ट में वर्णन किया है, उस रिपोर्ट में उनका कहना है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में, मैं उससे पहले नहीं जाता, मैं एंगस मैडिसन की उस रिपोर्ट के आधार पर फर्स्ट सेंचुरी एडी के अंदर भारत की जो जीडीपी थी, दुनिया की जीडीपी का जो टोटल परसेंटेज भारत की जीडीपी का था, एज पर एंगस मैडिसन, वो था 35 से 40% की जीडीपी भारत की थी टू द टोटल ग्लोबल जीडीपी। और ये चलता रहा 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक, जब तक कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में खड़ा नहीं हुआ। और भारत के इन 1700 सालों में भारत की इकोनॉमी इतनी सुदृढ़ थी कि दुनिया की 35 से 40%। क्या हो रहा था भारत के अंदर, ऐसी क्या चीजें थी भारत के अंदर? तो इसीलिए मैंने कहा कि भारत के लिए सेल्फ रिलायंस कोई नई बात नहीं थी। दुनिया भर से जो विचारक थे, दुनिया भर से जो राजनीतिक थे, वो भारत दर्शन करने के लिए आना चाहते थे कि भारत में ऐसा क्या होता था। यहाँ से सर्विसेज एक्सपोर्ट होती थी, यहाँ से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते थे, यहाँ से स्टील, मेटलर्जी, साइंस, हेल्थ केयर, आप किसी भी क्षेत्र में जाके देखें, हमारी शैक्षिक व्यवस्था इतनी स्ट्रांग थी कि लोग यहाँ की शैक्षिक व्यवस्था के में रहकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, चाहे वो तक्षशिला, नालंदा, सोमपुरा, उदांतपुरी, वल्लभी, कंठनूर शाला, एक से बढ़कर एक शैक्षिक व्यवस्थाएं, शैक्षिक संस्थान हमारे देश के अंदर थे जिन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं खड़ी की थी। और जब हम इनको नजदीक से देखते हैं तो हम पाते हैं कि जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का जीवन शैली भारत ने खड़ी की थी, वो प्रकार का जीवन शैली दुनिया भर को अट्रैक्ट करता रहा। और हमने इसीलिए हम सोने की चिड़िया कहलाए, क्योंकि उसके एवज में हम लोगों के पास दुनिया भर से धन आता था, क्योंकि दुनिया भर यहां से उस धन को ले जाना चाहती थी। परंतु हमने कभी पेटेंट नहीं किया, हमने कभी कॉपीराइट नहीं किया, जो भी व्यवस्था क्रिएट की उसको समाज कल्याण में समाज के साथ बांटा। ये भारत की अपनी एक सभ्यता थी, अपनी एक व्यवस्था थी। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि हम एक सेल्फ रिलायंट देश रहे हैं, हमारे पास प्रभु की, परमात्मा की और अपनी काबिलियत की बड़ी अच्छी असीम कृपा रही है। परंतु अब पिछले 100, 200, 300 सालों के अंदर ये जानना भी बहुत जरूरी है, हुआ हमारे देश के अंदर हुआ क्या। हम लोग एग्रेसर्स के शिकार बने, इन्वेडर्स के शिकार बने, कॉलोनियल्स के शिकार बने। और कॉलोनियल्स ने तो हमारा जो खून है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं, उनको चूस चूस के बाहर यूरोप ले गए। आज ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि यूरोप की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो भारत की स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। हमारे यहाँ
यहाँ की जो रॉ मटेरियल को यहाँ से सस्ते से सस्ते दामों पे ले जाके यूरोप के अंदर उसको इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोसेस करके वापस जाके भारत के अंदर ही महंगे से महंगे दामों में हमारे को ही बेचा जाता था। ये एक्सप्लॉइटेशन हुई, यानी एक प्रकार से रिसोर्स ड्रेन भारत का किया और उस रिसोर्स ड्रेन के आधार पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस अपनी की। लेकिन वो रिसोर्स ड्रेन आजादी के बाद ब्रेन ड्रेन में कन्वर्ट हो गया, और ब्रेन ड्रेन में हमारे देश के ब्रेन को ही ड्रेन करके विदेशों में सिलिकॉन वैलीज खड़ी हुई। और आज अगर आप अपने देश के ब्रेन को देखें तो आपको बड़ा गर्व महसूस होगा। और मैं सभी सेक्टर्स की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आईटी सेक्टर को ही अगर हम लेंगे, क्यों आज हमारा विषय आईटी सेक्टर का है, तो मुझे बड़ी कभी कभी बड़ा गर्व महसूस होता है कि दुनिया भर में आज जो लोग कहते हैं सिलिकॉन वैली ने दुनिया का रेवोल्यूशन लाया है, करीब $4 ट्रिलियन की दुनिया भर की जो आईटी की इंडस्ट्री है उसका स्रोत जो है यूएस है, लेकिन अगर आप इसके गहरे से गहरा अध्ययन करें तो आपको ये बात पता लगेगी कि दुनिया की सिलिकॉन वैली में भी भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। और जितने भी टेक्नोक्रेट्स, जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स आज आप सिलिकॉन वैली में देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ दीज आईटी प्रोफेशनल्स एंड द प्रोफेशनल्स आर फ्रॉम इंडिया। आप बहुत सारी संस्थाओं में तो जानते ही हैं, चाहे वो सत्या नडेला हो माइक्रोसॉफ्ट के, चाहे वो सुंदर पिचाई हो गूगल के, चाहे वो अभी जो नई संस्थाएं बन रही हैं जिनके सीईओज हमारे भारत के हैं, ये वो लोग हैं जिनके बारे में तो आप रोज ही जानते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजों के बारे में शायद आम आदमी को पता नहीं। हम लोग यूएसबी यूज करते हैं, इसको बनाने वाले भी हमारे अजय भट्ट करके एक बहुत बड़े टेक्नोक्रेट थे। जो इंटेल पेंटियम का प्रोसेसर बना, इसको बनाने वाले भी हमारे एक बहुत अच्छे भारतीय टेक्नोक्रेट थे जिनका नाम विनोद धाम था। ऐसे ही हॉटमेल जब मेलिंग शुरू हुई थी कई सालों पहले, तो हॉटमेल का जो बनाने वाला था उसका नाम था सुबीर भाटिया। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे भारतीय मिलेंगे। आज गूगल अपना सोशल नेटवर्क चलाता है, इसको बनाने वाला विक गंडोत्रा था जिसने गूगल के सोशल नेटवर्क के ऊपर सोशल नेटवर्क को बिल्ड करने में गूगल की सहायता की थी। ऐसे ही फेसबुक में अगर आप जाएंगे, जो पहली महिला थी, पहली महिला इंजीनियर फेसबुक के अंदर थी, वो भी भारतीय थी, उनका नाम था रुचि सांघवी। तो इसी प्रकार से आप मोटोरोला में जाएं या आप एडोबी में जाएं या आप न्यूज ब्लॉगिंग के क्षेत्र में जाएं, तो आपको ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे जो भारतीय थे, जिन्होंने सिलिकॉन वैली को बिल्ड करने में अपनी एक असीम कंट्रीब्यूशन। तो इसलिए आज जब हम भारत की ओर नजर दौड़ाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के पास वो सारी क्षमताएं हैं, भारत के पास वो सारा टैलेंट है, भारत के पास वो सारी क्वालिटीज हैं, भारत के पास वो सारे स्किल सेट्स हैं, जेनेटिकली भी और प्रोफेशनली भी और टेक्निकली भी, जो भारत को ही एक सिलिकॉन वैली खड़ा करने में सक्षम है। अनफॉर्चुनेटली ब्रेन ड्रेन पीछे बहुत हुआ, और जिसके कारण से हमारे यंगस्टर्स को स्किल लर्न करके दूसरे देशों में जाके उनको सर्व करना पड़ा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बड़ी पॉजिटिव चीज है पिछले 8-10 सालों में जो भारत में हुई है, आप हैरान हो जाएंगे देख के कि जितनी भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, खास तौर से जितने भी एमएनसीज बड़े बड़े क्षेत्रों में हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो R&D सेंटर्स है, पिछले 10 सालों में ये देखा गया है, डेटा कह रहा है, ये R&D सेंटर्स अब भारत में खुलना शुरू हो गया है। और ये बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि एक तो जो वीजाज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगी, और दूसरा जो रिसोर्स की कॉस्ट है वो भी बढ़ने लगी वहां पे, तो भारत से रिसोर्सेज को ले जाना भी उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए इन देशों ने, इन मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या करना शुरू कर दिया है कि ये कंपनीज अब भारत के अंदर ही अपने R&D सेंटर्स खोल रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये R&D सेंटर्स केवल लोकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये ग्लोबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए ये R&D सेंटर्स खुले हैं। भारत में पिछले 10 सालों में करीब 800 से भी ज्यादा R&D सेंटर्स मल्टीनेशनल कंपनीज के खुले हैं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो पेटेंट्स यहाँ फाइल होते हैं, ये पेटेंट्स जो भारत की एमएनसीज के
R&D सेंटर्स में फाइल होते हैं, अगर उन पेटेंट्स की इफेक्टिवनेस आप देखना चाहें तो आप उन पेटेंट्स को इन्हीं एमएनसीज के जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में पेटेंट्स होते हैं दोनों को अगर आप मैप कर लें तो जो फॉरवर्ड साइटेशन से उनकी मेजरमेंट होती है कि इफेक्टिव पेटेंट है कि नहीं, तो भारत के जो पेटेंट्स फाइल होते हैं उनकी फॉरवर्ड साइटेशंस भी एज गुड एज द फॉरवर्ड साइटेशंस ऑफ their patents filed in their respective countries. So this is very very important, this is very transformative कि भारत as a hub of talent for research and development and innovation, creativity and solving the information technology related problems and creating new solutions, ये भारत उसके लिए जाना जाता है। और अब ये कोरोना की महामारी के बाद मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, मेरी इंट्यूशन, मेरी हंच कहती है कि अब भारतीयों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के अंदर, और इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू आउटसाइड इंडिया, मुझे लगता है कि भारत के अंदर ही अगर इस टैलेंट का सही प्रकार से उपयोग हो तो भारत को अगले कुछ सालों में सिलिकॉन वैली बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते थे, मुझे लगता है वो अब ब्रेन रेन बन सकता है, यानी दोज ब्रेन्स विल रेन इन इंडिया एंड इंडिया विल हैव अ फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, ये जो आईटी स्पेस है इसको ट्रांसफॉर्म करने में बहुत बड़ी रोल हो सकती है। अब इस क्षेत्र में अगर हम आईटी सेक्टर को ही एक क्षण के लिए ले लें तो ये आईटी सेक्टर अपने में बहुत बड़ा सेक्टर है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि करीब 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी जनरेट करता है आईटी सेक्टर, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार से भारतीयों का एक बहुत बड़ा योगदान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। परंतु भारत के अंदर भी जो आईटी सेक्टर है एक बहुत बड़े सेक्टर के रूप में उभर के आया है, जहां कहीं कुछ सालों पहले केवल मात्र 0.5 और 0.7% की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन थी। आज आईटी सेक्टर इतना ग्रो हुआ है, करीब लगभग 8% की जो टोटल जीडीपी है भारत की, उसका कंट्रीब्यूशन आईटी सेक्टर से आता है। भारत के अंदर 2 प्रकार की आईटी सर्विसेज हैं, एक तो आईटी सर्विसेज हैं और दूसरा आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हैं, जैसे बीपीओज एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज। तो इन दोनों सर्विसेज की जो कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट करीब इस 2019 में लगभग 180 बिलियन डॉलर की मार्केट है, और भारत के अंदर जो प्रोजेक्टेड मार्केट है लगभग 350 या 400 बिलियन डॉलर की मार्केट अगले 2-3 सालों के अंदर भारत कैप कर सकता है आईटी के अंदर, क्योंकि आईटी में ग्रोथ बहुत हो रही है। आईटी प्लेटफॉर्म्स पे 4.0 टेक्नोलॉजीज पे ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट हो रही हैं, तो आईटी का उसमें बहुत बड़ा रोल है, खास तौर से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो सास जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर एक मेजर ग्रोथ है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की डिमांड है। तो ये सारी चीजें आने वाले दिनों में आईटी ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में उभर सकती है, और इस क्षेत्र में जो एम्प्लॉयमेंट भी है वो बहुत बड़े स्तर पर निकल के आई है। आज की डेट में अगर हम आईटी क्षेत्र को देखें, करीब 4 मिलियन 4.5 मिलियन की जॉब्स, जो डायरेक्ट जॉब्स हैं, वो इस सेक्टर से निकल के आती हैं, और जो अलाइड सर्विसेज हैं, यानी जो इनडायरेक्ट तरीके से निकल के आती है, करीब 8 से 9 मिलियन के करीब जॉब्स हैं आईटी सर्विसेज के अंदर। तो इमेजिन कीजिए कि अगर जब ये सेक्टर डबल ग्रोथ में चला जाएगा, 180 मिलियन से 400 मिलियन 180 बिलियन से 400 बिलियन की रेवेन्यू देगा, तो द इम्पैक्ट इट विल क्रिएट इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एंड इन टर्म्स of opportunities and in terms of revenue for the country, it will be phenomenal. But इस सेक्टर की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये नॉलेज सेक्टर है, तो इसलिए नॉलेज सेक्टर होने के कारण से इस सेक्टर में जो स्किल सेट्स की जरूरत है वो बहुत डिफरेंट है। इसलिए वो जो डिमांड एंड सप्लाई की जो गैप्स हैं वो एड्रेस करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार की टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं, जब हम टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं जो ग्रो करेंगी, जैसे आईओटी है, ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड है, डेटा एनालिटिक्स है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, ये सारी टेक्नोलॉजीज ग्रो कर रही हैं, और
इन टेक्नोलॉजीज का ग्रो करना भारत की सेल्फ रिलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कैसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ले लें। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है पिछले कुछ सालों में। मुझे याद है जब मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करता था तो लाइन सिस्टम या कन्वेयर के ऊपर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी और उसी लाइन के ऊपर 14-15 प्रोसेसेस होते थे। एक फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले करीब 10 से 15 लोग मल्टीपल प्रोसेसेस के ऊपर काम करते थे और वो काम करने के पश्चात ही तभी जाके एक प्रोडक्ट बनता था। तो अब सवाल ये है कि आज जब ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आप देखेंगे, आप जब आज ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखेंगे, वो लाइन सिस्टम कंप्लीटली खत्म हो गया है। ऑटोमेशन इतनी एडवांस हो गई है कि अब उस लाइन सिस्टम के ऊपर 4 या 5 लोग, सेल का कॉन्सेप्ट में आ गया है और सेल कॉन्सेप्ट में नई टेक्नोलॉजीज को उसमें अडॉप्ट किया गया है और नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के साथ साथ अब स्किल सेट्स भी लोगों के चेंज हो गए हैं। तो जो पहले 15 लोग एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे, आज वही फिनिश प्रोडक्ट 5 लोग बनाते हैं। तो 5 लोगों के बनाने में जो स्किल सेट्स की आवश्यकता है वो स्किल सेट्स बदल गए हैं। तो वो स्किल सेट्स को लर्न करने की आवश्यकता है, वो स्किल सेट्स को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, जब मैंने सेल्फ लाइंस की बात कही तो भारत की सेल्स, भारत का प्रॉफिट, भारत की इकोनॉमी तब ग्रो कर सकती है जब भारत एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दुनिया को दे सकता है जो मार्केट के कंपटीशन में खरा उतर सकता है। तो मार्केट के कंपटीशन में खरा उतरने के लिए जरूरत क्या है? उस क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो आप देखिए, आज अगर हमें क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो हमको आईओटी जैसी टेक्नोलॉजीज को लाना पड़ेगा। अब ये आईओटी जैसी टेक्नोलॉजीज को अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट करें तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक इंस्पेक्शंस प्रोसेस, जो पहले मैनुअल इंस्पेक्शन प्रोसेसेस में चलते थे, वो ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन प्रोसेसेस में चलेंगे, क्योंकि आईओटी सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट करने से आपको मैनुअल जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एलिमिनेट होगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है वो और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स विल गेट इंप्रूव्ड। सो और इसके कारण से क्या होगा कि आईओटी सेंसर्स के थ्रू डेटा भी साथ साथ में कलेक्ट होता जाएगा और डेटा अपने में एक बहुत बड़ी उपयोगिता है, डेटा बहुत बड़ी उपलब्धता है। और साथ साथ में जब ये डेटा ऐड होता जाएगा, इट विल हेल्प इंडस्ट्री टू डू एनालिटिक्स और उस एनालिटिक्स के आधार पर अपग्रेडेशन की जो लाइफ साइकिल है वो भी इंप्रूव होगी। तो अपग्रेडेशन जब एनालिटिक्स के आधार पर इंप्रूव होगा तो आपकी क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड एंड द प्रेसिजन लेवल विल आल्सो इंप्रूव। योर प्रोडक्ट्स विल कंटिन्यूअसली अलाइन विद द चेंजिंग मार्केट रिक्वायरमेंट्स, चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। सो मुझे ऐसा लगता है IoT कैन हेल्प अस टू improve the quality control, reduce the downtime, predict the future, predict the failure also, not only the future। हम एडवांस में IoT के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग में फेलियर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके आधार पर करेक्टिव एक्शंस को, इससे पहले कि वो कस्टमर तक पहुंचे, अब इन टेक्नोलॉजीज के आधार पर उन करेक्शंस को कर सकते हैं और जो कस्टमर की एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं। दूसरा, जो अब नई टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ अब मार्केट में आ रही है और ये रेवोल्यूशनाइज कर रही है बहुत सारे क्षेत्रों को, और मैं व्यक्तिगत रूप से इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। जैसे ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव टूल है जो आज मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है। ये जो एक बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, इसके कारण से जो भारत की जो डिजिटल इंडिया की जो कल्पना है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात घड़ी घड़ी करते हैं, उस डिजिटल इंडिया को जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये उसको अचीव करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। आज सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे देश में भी और
कई देशों में वो करप्शन है, और वो मिडिलमैन का जो रोल रहता है। मुझे लगता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के आने से ट्रांजैक्शंस को सिक्योर किया जा सकता है, जिसके कारण से जो करप्शन है, जो थेफ्ट है, उसको रोका जा सकता है, और ये जो मिडिलमैन का रोल है, उस मिडिलमैन के रोल को खत्म किया जा सकता है, जिससे सर्विसेज को और स्ट्रीमलाइन किया जाए और वैल्यू एड किया जा सकता है, और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज को भी रिड्यूस किया जा सकता है। और जबकि हम जानते हैं कि सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए आपको एक करप्शन फ्री देश चाहिए, और अगर ट्रांजैक्शंस को स्ट्रीमलाइन किया जाए, सेफ किया जाए, सिक्योर किया जाए, और मल्टीपल स्टेक होल्डर जो बीच में है, जो मिडिलमैन है, उसको खत्म किया जाए, तो मुझे लगता है ये भारत की सेल्फ रिलायंस को अचीव करने में सार्थक हो सकते हैं। आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को देखिए आम जिंदगी में कैसे यूज किया जा सकता है। आप जैसे जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, लैंड मैपिंग, इन सारे क्षेत्रों में, प्रॉपर्टी के क्षेत्रों में हमें कितने धक्के खाने पड़ते हैं आज लोगों को, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरा डिपार्टमेंट। अगर ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज हों तो ये उस मल्टीपल एक्टिविटी को रिमूव कर सकती हैं, ये फोर्जरीज को रिमूव कर सकती हैं, फ्रॉड्स को रिमूव कर सकती हैं, वो जो लोग प्ले करते हैं दफ्तरों के अंदर, वो चीजों को एकदम से एलिमिनेट कर सकती है। और यही नहीं, इससे आज की डेट में आप देखिए हमें कभी सर्टिफिकेट्स, कभी बर्थ सर्टिफिकेट के पीछे भागना पड़ता है, कभी कोई सर्टिफिकेट के पीछे भागना पड़ता है, कभी एक बाबू के पीछे भागना पड़ता है, दूसरे बाबू के पीछे भागना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी सामने आ जाए और इनको इंप्लीमेंट किया जाए, तो एक आदमी की जो दैनंदिन जीवन है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो क्वालिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस है, उन क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस को इंप्रूव किया जा सकता है, लिटिगेशंस को रिड्यूस किया जा सकता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो सकती है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि इनका अपना एक बड़ा रोल है। यही नहीं, हमारे यहाँ जैसे वोटिंग है, आज आप हर बार हम देखते हैं वोटिंग्स के ऊपर झगड़े होते हैं, ईवीएम्स के ऊपर क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं, और कितना समय हम लोग वेस्ट करते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। पर अगर मान लीजिए वोटिंग प्रोसेस में आज ब्लॉकचेन को लाया जाए, तो पॉसिबिलिटी है, मैं ये दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन जिस प्रकार की ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी उस वोटिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बना सकती है, और उस ट्रांसपेरेंसी से समाज के अंदर ट्रस्ट को बिल्ड किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज इलेक्शंस के ऊपर इतना पैसा देश खर्च करता है, तो इन टेक्नोलॉजीज के आने से जो कॉस्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस है, वो कॉस्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस को भी हम कम कर सकते हैं। क्योंकि हम शिक्षा जगत से हैं, तो अगर हम शिक्षा जगत की ओर भी देखें, तो आज शिक्षा जगत में जो चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज एग्जामिनेशंस की होती है, और एग्जामिनेशंस को फ्री एंड फेयर एंड विदाउट एनी लीकेज कंडक्ट करना। हम हर बार कभी ना कभी सुनते हैं कि एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ या फला चीज हुई, तो मुझे, और उसके कारण से कितना स्ट्रेस बच्चों के ऊपर पड़ता है, कितना स्ट्रेस सिस्टम के ऊपर पड़ता है, और कितना कॉस्ट यूनिवर्सिटीज को, इंस्टीट्यूशंस को एग्जाम्स के ऊपर लगाना पड़ता है। तो मुझे लगता है इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज को अगर इस्तेमाल किया जाए, तो न केवल एग्जामिनेशंस को लीकेज प्रूफ बनाया जा सकता है, बल्कि जो डिग्रीज हम लोग इशू करते हैं, जो फ्रॉडलेंट प्रोसेस डिग्रीज के अंदर आज हमें कभी कभी सुनने को मिलता है, मुझे लगता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज का अगर उपयोग किया जाए, तो रियल टाइम ऑनलाइन एग्जाम हो सकते हैं, और स्टोरेज ऑफ सर्टिफिकेट्स का एक प्रावधान बन सकता है। किसी भी समय पे उन सर्टिफिकेट्स को ऑन टाइम, जिसको हम ऑन डिमांड सर्टिफिकेट कहते हैं, ऑन डिमांड सर्टिफिकेट हो सकती है। और इसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस में भी बड़ा सहायता मिल सकती है, जो समय समय पे हमें भेजना पड़ता है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके लाइए, फला चीज वेरीफाई करके लाइए, तो उस प्रोसेस में भी एक संस्थान को इसमें सहायता मिल सकती है कि वो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस हो सकता है। इसी प्रकार से मैं जब देखता हूं कि इन टेक्नोलॉजीज का उपयोगिता और कहाँ हो सकती है, हेल्थ केयर में हो सकती है। अब हेल्थ केयर में देखिए, आज मुझे याद है जब हम पैदा हुए और आज हम 50 साल के हो चुके हैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि आप 2 साल पहले आपको क्या प्रॉब्लम थी, क्या ट्रीटमेंट कराया, किस डॉक्टर ने क्या देखा, 2 साल तो छोड़िए साहब, 2 दिन पुराना जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो हमसे संभाला नहीं जाता, तो 2 साल पुरानी तो बात ही नहीं। लेकिन अगर आप देखिए, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, तो क्या होगा कि एक
एक इंडिविजुअल के रिकॉर्ड्स को ऑटोमेट किया जा सकता है। यानी पास्ट हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर वो 40 साल का भी हो, 50 साल का भी हो, 60 साल का भी हो, किसी भी जगह वो हो, देश में हो, दुनिया में हो, किसी भी मुल्क में हो, ऑन द क्लिक ऑफ द बटन उसकी पूरी जो हिस्ट्री है वो एक डॉक्टर के सामने आ सकती है। अब इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे प्रिडिक्टिव प्रोसेस में बहुत आए हैं। आज अगर हमारे पास एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट का या एक इंडिविजुअल का पास्ट हिस्ट्री, जन्म से लेके अभी तक उसकी हिस्ट्री हो, तो वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि इसके अगले 5 साल कैसे हो सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है। यही नहीं, जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। टाइप ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज दैट मे बी रिक्वायर्ड टुडे एंड दैट मे बी रिक्वायर्ड टुमारो, उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये टेक्नोलॉजीज हेल्थ केयर सिस्टम में भी हमको हेल्प कर सकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजीज अगर हम देखें, जैसे स्मैक टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते थे, सोशल मीडिया, मोबाइल, एनालिटिक्स एंड क्लाउड, ये एक इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी थी। अब ये इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसको हम बोलते हैं डार्क, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, जो मैंने अभी आपको कहा, ब्लॉकचेन या आईओटी, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद जो एक्सटेंडेड रियलिटी है, आर्टिफिशियल ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, अगर इन टेक्नोलॉजीज को हम सही तरीके से एम्ब्रेस करें तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में किसी भी क्षेत्र को आप लें, चाहे आप एग्रीकल्चर को लें कि फार्म की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, नेचुरल फार्मिंग को इम्प्रूव करना है, चाहे आप हेल्थ केयर सिस्टम को ले लें, चाहे आप टेलीकॉम सिस्टम को ले लें, चाहे आप रिटेल सर्विसेज को ले लें, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को ले लें, किसी भी क्षेत्र में आपको इन टेक्नोलॉजीज का जो बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग द स्केल, that really can transform a nation in terms of earning and progressing further. So to me, I think these technologies have a significant impact. In fact, if we go through each and every sector and then find out which technologies, whether artificial intelligence, IoT, cloud, analytics, machine learning, or which technologies can be mapped, every sector, for example, you are from the Institute of Journalism, so if you look at the technologies that can be adopted, these technologies can create a differentiation for the media today. Many of the technologies are today getting aligned in the media to increase the connectivity between the journalist and the audience. And not only that, the omnipresence of audience and their feedback and their dynamic feedback, on-spot feedback, current feedback, that contributes to the quality and the value of the news services that today the media जो बनाती है. So इसलिए जो एवर इंक्रीजिंग पेस ऑफ इनोवेशन है वो मीडिया जगत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब मीडिया भी डेटाफिकेशन का इस्तेमाल करता है और ऑडियंस के बिहेवियर को लगातार मॉनिटर करता है, तो उससे क्या है कि जो सर्विस, जो क्वालिटी ऑफ न्यूज़, जो क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट एक सुनने वाले के पास पहुंचती है, वो बहुत ही ताज़ा, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट पहुंचती है, जिसमें एक व्यूअर, एक लिसनर के पास एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस एक मीडिया जगत भी लेके आता है. तो इसलिए मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल न्यूज़ रूम्स के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है. न्यूज़ रूम्स का कल्चर चेंज करने में टेक्नोलॉजीज का एक बहुत बड़ा रोल है. प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मीडिया पीपल इज रिक्वायर्ड, दे नीड टू बी अलाइंड विद द न्यू टेक्नोलॉजीज. और इससे एक जो ऑडियंस की जो नए हैबिट्स हैं, ऑडियंस की जो नई एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके साथ आप तुरंत अलाइन कर सकते हो. और आजकल बहुत सारे मीडिया जगत में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा है. और मैं अभी जैसे अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, मीडिया ऐप्स हैं या हेल्थ केयर के ऐप्स हैं. आप इन ऐप्स के सहारे बहुत सारी सर्विसेज का उपयोग ले सकते हो. अभी जैसे कोरोना हुआ तो मैं देख रहा था कि बहुत सारी कंपनीज में, क्योंकि मैं बहुत सारी कंपनीज में खुद
विजिट करने के लिए गया, तो उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल बहुत ब्यूटीफुली किया है। और जैसे आप आरोग्य सेतु ऐप देखते हैं तो वो आपको बताता है कि 5 किलोमीटर की रेंज में, 1 किलोमीटर की रेंज में, 2 किलोमीटर की रेंज में क्या कोई कोरोना पॉजिटिव केस आपके संपर्क में तो नहीं आया, या आप उसके संपर्क में आने के रिस्क में तो नहीं हो। आपका रिस्क प्रोफाइलिंग बता देता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स इस टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से एक आम आदमी को सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकते हैं। मैं अभी एक डॉक्टर से बात कर रहा था अभी 2 दिन पहले, और उनका बहुत बड़ा क्लिनिक है और वो अपने क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स, दिन में 100-150 पेशेंट्स देखते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं पिछले कुछ दिन से अब क्लिनिक नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा आप फिर मैनेज कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अब घर से ही डिजिटल मेथड से डिजिटल कंसल्टेशंस देता हूं। मैंने कहा फिर तो आपकी अर्निंग कम हो गई होगी। कहता नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि पेटीएम के थ्रू अब वो अपना सारा डील करते हैं, और जो उनकी नॉर्मल अर्निंग होती थी हॉस्पिटल में जाके, उससे ज्यादा उनकी अर्निंग अब डिजिटल मेथड से हो रही है। और जिस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, और अगर ये हेल्थ केयर के क्षेत्र में भी देखा जाए तो जो गांव हमारे, जो रूरल बेल्ट हमारा कभी कभी वंचित रह जाता था अच्छी क्वालिटी ऑफ मेडिकल कंसल्टेशन से, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में रूरल हेल्थ केयर के ऊपर टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। तो इसलिए हमें हमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत को सिलिकॉन वैली बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमें ये बात एक जाननी चाहिए कि अब ये जो 4.0 रेवोल्यूशन दुनिया भर में हुआ है, ये भारत से अछूता नहीं है, क्योंकि ये इसका सूत्र भारत है। यहाँ टैलेंट भारत के अंदर है, क्वालिटी ऑफ स्किल भारत के अंदर है, मुझे लगता है। और जिस प्रकार से जो पहले हम सोचते थे इम्पॉसिबल है, अब नई टेक्नोलॉजी ने उसको पॉसिबल बनाने में हमारे को कोई कमी नहीं छोड़ी है। जो लाइंस हैं बिटवीन पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी, वो ब्लर होती जा रही हैं दिन ब दिन। और जो स्कोप ऑफ वर्क है वो फिजिकल, डिजिटल और बायोलॉजिकल तीनों का समावेश एक जगह हो रहा है। आज सबको इंटीग्रेटेड मॉडल में देखने का प्रयास सारे लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ चैलेंजेस भी बहुत हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हम इसीलिए हम डेवलपिंग नेशन कहलाते हैं। चैलेंजेस बहुत हैं, और हमारे यहाँ आईटी का एक बहुत बड़ा रोल रह सकता है। और भारत को तो अगर हम पिछले 5-6 वर्षों में देखें, 2015 में भारत की जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स थी वो 81वें पायदान पे थी, और पिछले 4 साल में 2019 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 52वें नंबर में आया है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये कैपेबिलिटी है, हमारे यहाँ के लोग उसको डिलीवर करने में सार्थक हैं। आप देखिए अभी जस्ट मैं पढ़ रहा था 2 महीने पहले ही शायद, जो टाटा कंसल्टेंसी है, उन्होंने जो बूट्स अलायंस कंपनी है उसका करीब 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बैग इन किया है। यही नहीं, कॉग्निजेंट को आप देखिए, उन्होंने यूके की जो टेक कंपनी थी उसको उन्होंने एक्वायर किया हुआ है। इन्फोसिस ने अभी जो एबीएन एमरो बैंक है उसके 75% शेयर टेक ओवर किए हैं, और एलएनटी ने माइंडट्री को एक्वायर किया है। और भारत की कम से कम 200 आईटी कंपनीज हैं जो 80 देशों में हैं। तो भारत आईटी से अछूता नहीं है, भारत के पास बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है आईटी के क्षेत्र में। और इस कोरोना के बाद भारत के अंदर बहुत बड़ा स्कोप बनेगा। मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि फरवरी के अंदर ही शायद जो एक हमारी कंपनी है निपॉन करके, जापान की निपॉन कंपनी है, उन्होंने अपना $7 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स भारत के अंदर इन्वेस्ट करने का प्रण किया है। और वो उनकी इन्वेस्टमेंट्स डेटा सेंटर बिजनेस को डेवलप करने के लिए भारत के अंदर है, क्योंकि भारत की जो क्रेडिबिलिटी है, भारत की जो रेपुटेशन है, वो दिन प्रतिदिन इस क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के जो टैलेंट की कैपेबिलिटी है उस क्षेत्र में भारत बहुत आगे है। और हमारे यहाँ तो अब देखिए आज से 4-5 साल पहले अगर देखें तो जो हमारे यहाँ इंटरनेट यूजर्स थे बड़े कम थे, लेकिन अब 2019 के जो रिकॉर्ड हमें कहते हैं करीब 560 मिलियन से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स है भारत के अंदर हो गए हैं, विच इज गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज पोटेंशियल एंड ह्यूज मार्केट एंड ह्यूज डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी फॉर द नेशन। और स्मार्टफोन्स की आप देखिए 86 मिलियन आज से कुछ साल पहले था, आज भारत के अंदर करीब 450 मिलियन से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा
अपॉर्चुनिटी है इस क्षेत्र में कि हम इसको रेवोल्यूशनाइज करें। और मुझे इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप्स की दिखती है। और क्योंकि भारत अब दुनिया का तीसरा देश ऐसा है जिसकी रैंकिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे पायदान पे दुनिया भर में है, मुझे लगता है कि भारत के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है कि आईटी क्षेत्र में स्टार्टअप्स को कैसे हम प्रमोट करें। भारत में इस समय करीब 26 से भी ज्यादा ऐसी कंपनीज हैं, स्टार्टअप कंपनीज हैं, जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा की जा सकती है। ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धता है और मार्केट हमारे यहाँ बहुत बड़ा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर जो है, ये एक एज ए करियर पाथवे हमारे यहाँ युवाओं के लिए बन सकता है। और क्योंकि हमारे भारत के अंदर करीब 65% युवा पॉपुलेशन है, आउट ऑफ 1.3 बिलियन पॉपुलेशन दैट वी हैव इन इंडिया, करीब 65% तो युवा ही हैं। तो अगर युवाओं के बीच में हम लोग इन स्किल्स को, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को, खास तौर से डिजिटल स्किल्स को अपने युवाओं के अंदर ला सकते हैं, मुझे लगता है वी कैन ट्रांसफॉर्म द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द कंट्री एंड वी कैन, गिवन दैट सो मेनी प्रॉब्लम्स जो भारत के अंदर हैं, दूर दूर क्षेत्रों में जो प्रॉब्लम्स हैं, ट्राइबल बेल्ट्स में जो प्रॉब्लम्स हैं, रूरल बेल्ट्स में जो प्रॉब्लम्स हैं, टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अस टू ट्रांसफॉर्म दोज प्रॉब्लम्स इन द कमिंग डेज। और जो भारत की जो क्षमता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड अदर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, इट कैन एक्चुअली हेल्प अस टू रियली टेक अप टू द फ्लाइट ऑफ द ग्रोथ। इस क्षेत्र में भारत ने सरकार ने भी एक अच्छा काम किया है। अभी भारत सरकार ने जो नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो घोषित की है, इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव स्कीम दैट द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन, जिससे सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा और वी कैन बिकम ए नेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर्स। मीटी ने भी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने अपना एक स्टार्टअप हब पोर्टल बनाया है जो स्टार्टअप्स को भारत के अंदर प्रमोट करेगा। और अभी जो ये कोरोना के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की जो अनाउंसमेंट की है, उसमें भी मैं देख रहा था करीब 5,000 करोड़ का फंड जो है, वो जो 12 कोर क्षेत्र सरकार ने, चैंपियन सेक्टर्स जिनको बोलते हैं, उन चैंपियन सेक्टर्स के अंदर 5,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट की फंड की इन्वेस्टमेंट है वो इन सेक्टर्स के लिए रखी गई है ताकि ये टेक्नोलॉजीज को इन सेक्टर्स के अंदर प्रमोट किया जाए। हमारे यहाँ भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी जो अभी स्टेप उठाई है वो है कि नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज और क्वांटम कंप्यूटिंग, इस क्षेत्र में भारत सरकार ने करीब 8,000 करोड़ का एलोकेशन किया है, फंडिंग का एलोकेशन। तो ये भी इस दिशा में एक सार्थक कदम है। इस समय भारत के अंदर करीब 400 से भी ज्यादा, करीब 400 450 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो आईटी सेक्टर के साथ साथ आईटी एक्सपोर्ट के लिए भारत सरकार ने निर्धारित किए हैं। और इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है, हमारा जो नेस्कॉम सेक्टर स्किल काउंसिल है, उसने बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव और न्यू टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जो कोर्सेज हैं उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लाया है। उनका प्लेटफॉर्म भी अभी कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटी भी उनके साथ काम कर रही है और उनके प्लेटफॉर्म पे न्यू टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए, स्किल और रिस्किल करने के लिए उन्होंने लगभग 2 मिलियन यूथ्स को, करीब 20 लाख युवाओं को इस डायरेक्शन में ट्रेन करने एक संकल्प लिया है। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आज हम करीब 180 बिलियन के मार्केट में हैं, अगले 2 साल 3 साल में ये डबल मार्केट हो जाएगा। ये भारत के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन एक्चुअली क्रिएट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट कैन एक्चुअली attract the entire world to come here and we can once again become that golden sparrow जिसकी हम बात करते हैं। बट इसके लिए कुछ और पुश की आवश्यकता है। जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं, उन रेगुलेशंस में मुझे जो लगता है थोड़ी सा और ऐसा कुछ प्रावधान लाने की आवश्यकता है जिससे जो इनोवेशंस के प्रति बल मिले और जो हमारे युवा हैं, जो टैलेंटेड युवा हैं, जो स्किल्ड युवा हैं, जो कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड युवा हैं, उनको बाहर जाने की बजाय भारत में ही रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऐसी पॉलिसीज निकलें कि वो यहां से बाहर ना जाएं और लगातार भारत की जो रिस्क प्रोफाइलिंग है उसको इंप्रूव किया जाए। मुझे नहीं लगता कि अगर हमने इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर सही तरीके से, सही समय से ध्यान दिया, भारत को दुनिया का अगला सिलिकॉन वैली देश बनने से कोई नहीं रोक सकता।
सो इसी के साथ मेरा मुझे जो समय दिया गया था 40-45 मिनट का, मुझे लगता है 4-5 मिनट में ज़्यादा ही बोल चुका हूँ। मैं अपना जो वक्तव्य है इसी के साथ अंत करता हूँ। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका उत्तर देने में पूरा प्रयास करूँगा।